नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी एनडीए में शुरू हुए नए विवाद की, महागठबंधन को मिली बड़ी राहत की। देखेंगे वोट चोरी पर कांग्रेस ने किया क्या खुलासा, तेजस्वी की ताजपोशी से पहले कैसे डरी बीजेपी, जानेंगे आरएसएस पर बैन लगाने की तैयारी को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में नामांकन के दूसरे चरण की प्रक्रिया हुई शुरू। 122 सीटों पर शुरू हुआ नामांकन का काम। 20 सितंबर को दूसरे चरण का नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख। करोड़ भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। 3 सदस्यीय टीम करेगी निगरानी। बेंच ने 10 अक्टूबर को सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा था फैसला। दिल्ली क्रिकेट टेस्ट में आखिरी दिन निकलेगा नतीजा। भारत को जीत के लिए 58 रनों की जरूरत, 9 विकेट शेष। वेस्टइंडीज की दूसरी पारी 390 रन पर हुई आउट। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 173 अंकों की गिरावट के साथ 82,327 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 58 अंकों की गिरावट के साथ 25,227 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में नया विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी हाईकमान के दबाव में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का जो बयान दिल्ली में आया, पटना पहुंचते ही उसमें बदलाव आ गया है। ये भी कह सकते हैं कि बिहार एनडीए की सियासत की जो कहानी है वो पटना में फिर से दिखाई दे रही है। एक बार फिर सहयोगी दल खुलकर नाराजगी दिखा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में एनडीए के अंदर सीट बंटवारे के बाद भी जंग थमती नहीं दिखाई दे रही। कैंडिडेट का ऐलान होना था, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, लेकिन संकट के बादल घने होता देख इसे रद्द कर दिया गया। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने खुली नाराजगी जताई। कुशवाहा ने ट्वीट कर इसका जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशिया बसाने की। इससे पहले उन्होंने एक पत्र में अपने समर्थकों को लेकर सीट बंटवारे पर नाराजगी जताई थी। जीतन राम मांझी ने भी सीट बंटवारे में अपने साथ धोखा किए जाने की बात कही है। नाराजगी जेडीयू के अंदर भी दिखाई दे रही है, क्योंकि उसकी सीटें सबसे ज्यादा कम हुई हैं। जेडीयू में तो बगावत भी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह और पूर्व विधायक अशोक सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दिया। कई नेता इस्तीफा देने की तैयारी में हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि जेडीयू ने अपने दबदबे वाली कई सीटें बीजेपी के दबाव में छोड़ दी हैं। ऐसे में एनडीए के अंदर इस समय जबरदस्त तनाव बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र सभी दलों के नेताओं से मुलाकात कर इस टकराव को दूर करने की कोशिश करते रहे, लेकिन प्रधान सहयोगियों की नाराजगी को दूर नहीं कर पाए हैं। ऐसे में बीजेपी की चिंता और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि एनडीए को चुनाव प्रचार में बढ़त हासिल हो जाएगी। लेकिन एनडीए में सीट बंटवारा अब उसकी मुसीबत बन गया है, जबकि महागठबंधन बड़ी राहत महसूस कर रहा है। तो कैसे एनडीए का सीट बंटवारा कांग्रेस और आरजेडी के लिए लेकर आया राहत, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। एनडीए में सीट बंटवारे की खबर से बीजेपी नेता खुश दिख रहे थे, वहीं उससे ज्यादा खुशी कांग्रेस और आरजेडी के अंदर दिखाई दे रही है। अब तक तेजस्वी यादव सहयोगियों के दबाव में दिखाई दे रहे थे। कांग्रेस को लेकर बात इसलिए नहीं फाइनल हो पा रही थी क्योंकि दूसरे सहयोगी बहुत ज्यादा सीटों के लिए दबाव बना रहे थे। खास तौर पर वीआईपी चीफ मुकेश सहनी की डिमांड तो कुछ ज्यादा ही परेशान करने वाली थी। सहनी की तरफ से 60 सीटों पर दावेदारी ठोक दी गई। इसके साथ ही वो डिप्टी सीएम पद को लेकर भी किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। सहनी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भले ही उनकी पार्टी को 14 सीट मिले या फिर 44, लेकिन डिप्टी सीएम का पद तो उन्हें ही मिलना चाहिए। वीआईपी की तरफ से इस तरह के संकेत भी मिल रहे थे कि सीट को लेकर उनकी बीजेपी से बात चल रही है। लेकिन अब एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। इसके बाद से ही मुकेश सहनी के सुर भी शांत हो गए हैं, क्योंकि अब उनके लिए पाला बदलना मुश्किल होगा। वैसे तो सियासत को लेकर ये कहा जाता है कि यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन सीट बंटवारे के ऐलान के बाद एनडीए से उनका तालमेल होना अब आसान नहीं रह गया है, जिसके चलते तेजस्वी यादव और कांग्रेस को राहत मिली है और वो मुकेश सहनी के दबाव से अब आसानी से निपट सकते हैं। ऐसे में अब सहनी के लिए 14 सीटें हासिल करना भी आसान नहीं दिख रहा है। वैसे महागठबंधन में जितनी भी पार्टियां हो, चाहे वो आरजेडी हो या फिर कांग्रेस, तीनों वाम दल के अलावा जेएमएम और पशुपति पारस की आरएलजेपी, इनमें से किसी भी दल के एनडीए में जाने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। सिर्फ सहनी को लेकर चिंता थी, जिसे बीजेपी ने खुद ही खत्म कर दिया है। एक तरफ जहां महागठबंधन को राहत मिलती दिख रही है, तो एनडीए की परेशानी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर पीएम मोदी और चुनाव आयोग को वोट चोरी के मुद्दे पर घेरा है। कांग्रेस ने एक रिपोर्ट का जिक्र किया है, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है।
तो क्या कुछ कहा कांग्रेस ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर लगातार कई आरोप लगते आ रहे हैं और अब कांग्रेस ने एक और बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा कि बिहार में चुनाव आयोग ने अपने ही बनाए नियमों की धज्जियां उड़ाई है और नरेंद्र मोदी ने भयंकर वोट चोरी की है। कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट का जिक्र किया गया। पार्टी ने लिखा कि नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ने बिहार में भयंकर वोट चोरी की है। इसी कड़ी में रिपोर्टर्स कलेक्टिव की खबर में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। चुनाव आयोग के पास वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट एंट्री पकड़ने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन चुनाव आयोग के टॉप अधिकारियों ने बताया कि उन्हें बिहार में इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दी गई, जिसके कारण बिहार की नई वोटर लिस्ट में करीब 14,35,000 फर्जी वोटर जुड़ गए और 1,32,00,000 वोटर फर्जी पतों पर जोड़े गए। इसके साथ ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग से सवाल करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने अपनी गाइडलाइंस की धज्जियां क्यों उड़ाई, चुनाव आयोग ने फर्जी वोटर पकड़ने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर चुनाव आयोग साजिशन वोट चोरी को अंजाम दे रहा है, जो लोकतंत्र और संविधान पर सीधा हमला है। बिहार की जनता इस वोट चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगी और वोट चोरों को कड़ा सबक सिखाएगी। यानी कांग्रेस ने अपने बयान से मोदी सरकार को घेर लिया है। वोट चोरी का मुद्दा अब उनके लिए गले की फांस बनता जा रहा है। बीजेपी और चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो तेजस्वी यादव की राह में अड़ंगा डालने की कोशिश में भी बीजेपी घिर गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनके परिवार को अदालत से झटका लगा है। आईआरसीटीसी मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि जानबूझकर बिहार चुनाव के वक्त लालू परिवार से जुड़े इस मामले में चार्जशीट पेश की गई, जिससे महागठबंधन को नुकसान हो, और इसी को लेकर तेजस्वी का बयान भी अब सामने आ गया है। तो क्या वाकई इस कार्रवाई के पीछे है कोई साजिश? जानेंगे पूरी खबर इस रिपोर्ट में। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनके परिवार को आईआरसीटीसी घोटाले मामले में अदालत से झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं, जिसके बाद अब इन पर मुकदमा चलेगा। कोर्ट के इस फैसले ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस मामले में अब 26 अक्टूबर को छठ पर्व के बाद से कोर्ट में रोजाना सुनवाई शुरू होगी। इस टाइमिंग को लेकर राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि ये कदम बीजेपी के दबाव में उठाया गया है, जिससे कोर्ट में चल रही सुनवाई का फायदा बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव की घेराबंदी में किया जा सके। अदालत में जो दलीलें सीबीआई की तरफ से दी जाएंगी, पीएम मोदी समेत बीजेपी और एनडीए गठबंधन के तमाम नेता उन्हें लेकर महागठबंधन पर हमले करते दिखाई देंगे। तेजस्वी यादव ने इसे सियासी साजिश बताते हुए पलटवार किया है। तेजस्वी ने कहा कि जब तक दंगाई और संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। 1 महीना पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह ने हमें धमकी दी थी कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बिहारी हैं, बिहारी बाहरी से नहीं डरते। जय बिहार, जय बिहारी। हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। सीबीआई के मुताबिक ये मामला लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के 2 होटलों के रखरखाव का ठेका एक निजी कंपनी को अवैध रूप से देने और इसके बदले लालू परिवार को पटना में बेशकीमती जमीन मिलने से जुड़ा है, जबकि लालू परिवार ने आरोपों से इनकार करते हुए मुकदमे का सामना करने की बात कही है। फिलहाल नौकरी के बदले जमीन वाले दूसरे मामले में कोर्ट ने फैसला 10 नवंबर तक के लिए टाल दिया है, लेकिन आईआरसीटीसी मामले में लालू परिवार पर आरोप तय होना बिहार के चुनावी माहौल पर कितना असर डालेगा, देखना होगा। बिहार की राजनीति काफी गरमाई हुई है, तो हलचल कर्नाटक में भी बढ़ गई है। कर्नाटक में आरएसएस का जबरदस्त विरोध देखा जा रहा है। हाल ही में राज्य सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने सीएम को चिट्ठी लिखकर आरएसएस की गतिविधियों को बैन करने की मांग की थी, और अब सीएम के बेटे ने भी संघ पर तीखा हमला बोलते हुए उसकी तुलना सीधे तालिबान से कर दी है, जिससे राज्य का माहौल गर्मा गया है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कर्नाटक की राजनीति में आरएसएस की गतिविधियों पर बैन लगाने की चर्चाओं ने तूल पकड़ लिया है। सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने संघ पर तीखा हमला बोलते हुए उसकी तुलना सीधे तालिबान से कर दी है, जिससे राज्य का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। यतींद्र सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि आरएसएस की मानसिकता तालिबान जैसी है, क्योंकि दोनों मानते हैं कि केवल एक ही मजहब और विचारधारा वाले लोग रह सकते हैं। जिस तरह तालिबान इस्लाम के एक ही फिरके को थोपता है और महिलाओं की आजादी छीनता है, वैसे ही आरएसएस कहता है कि सिर्फ हमारे तरीके से हिंदू धर्म मानने वाले ही रहेंगे और समाज में एकरूपता थोपना चाहता है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अरबों की संपत्ति होने के बावजूद संघ का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है।
ये विवाद तब गहराया जब कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे प्रियांक खड़गे ने सीएम सिद्धारमैया को चिट्ठी लिखकर सरकारी परिसरों में आरएसएस के कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की। सीएम ने इस चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव को आरएसएस की गतिविधियों की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है, जिससे बैन की संभावना पर अटकलें तेज हो गई हैं। सीनियर कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने भी इस मांग का समर्थन किया है। वहीं आरएसएस के खिलाफ चल रही इस मुहिम में बीजेपी की तरफ से बयान सामने आने लगे हैं, जिससे उसकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के बेटे और बीजेपी नेता बीवाई विजेंद्र ने कहा है कि आरएसएस राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधार की विचारधारा पर आधारित है और उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। बीजेपी ने कांग्रेस पर असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। हालांकि इस पूरे विवाद पर आरएसएस की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब देखना होगा कि ये मामला कहां जाकर थमता है। कर्नाटक में आरएसएस का विरोध तेज होता जा रहा है तो बीजेपी में भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। बीजेपी के ही नेता उसकी परेशानी बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं, एक एक कर उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं और अब पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के एक दिग्गज नेता ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। तो कौन है वो बीजेपी नेता और क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। विपक्ष अक्सर ही नए मुद्दों को लेकर बीजेपी के पोल खोलता रहता है, जिससे पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने बीजेपी की मुश्किलों को दोगुना कर दिया है। सुरेश गोपी ने अपने पद से इस्तीफा देने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि मैं अपना फिल्मी करियर छोड़कर कभी मंत्री नहीं बनना चाहता था। मैं सचमुच एक्टिंग जारी रखना चाहता हूँ। मुझे और पैसे कमाने हैं। मेरी आमदनी अब पूरी तरह से बंद हो गई है। सुरेश गोपी के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि बीजेपी की लगातार खुलती पोल और घटती लोकप्रियता को देखकर उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। दरअसल बीते कुछ महीनों में बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लग चुकी है। विपक्ष ने वोट चोरी, सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के कई मामलों में पार्टी की नीयत पर सवाल उठाए हैं। एक तरफ जनता का भरोसा डगमगा रहा है तो दूसरी तरफ सहयोगी दल एक एक कर दूरी बनाते जा रहे हैं। एनडीए के कई पुराने साथी अब खुले तौर पर बीजेपी की नीतियों से असहमति जता चुके हैं और अब जब खुद केंद्र में बैठे मंत्री पार्टी से मोह भंग जाहिर करने लगे तो ये साफ संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है। बता दें कि सुरेश गोपी ने भाजपा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य सी सदानंदन मास्टर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी जगह दिए जाने की सिफारिश भी की है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मुझे हटाकर सदानंदन मास्टर को केंद्रीय मंत्री बनाया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि ये केरल के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय बनेगा। मैं कामना करता हूं कि सदानंदन के सांसद कार्यालय को जल्द ही मंत्री कार्यालय में बदला जाएगा। मैं राज्य के सबसे युवा भाजपा सदस्यों में से हूं और अक्टूबर 2016 में ही पार्टी में शामिल हुआ हूं। लोकसभा चुनावों में जीत के बाद पार्टी ने मुझे केंद्रीय मंत्री बनाया। सुरेश गोपी का ये बयान महज एक निजी टिप्पणी नहीं बल्कि बीजेपी के अंदर बढ़ते असंतोष की झलक है। पार्टी जो कभी अपने डिसिप्लिन और संगठन शक्ति पर गर्व करती थी, वो अब अपने ही नेताओं को संभालने में नाकाम दिखाई दे रही है। बीजेपी के अंदर बढ़ते असंतोष की झलक अब साफ दिखने लगी है। तो 2 साल बाद गजा अब शांति की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। गजा में धमाकों की गूंज सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन फलस्तीनियों में चिंता भी दिख रही है कि अब उनका भविष्य कैसा होगा। हमास और इजराइल के बीच कैदियों की अदला बदली हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस पर नजरें बनी रही, लेकिन अब गजा के पुनर्निर्माण की चुनौती भी खड़ी हो गई है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। गजा में जंग खत्म हो गई है। हमास ने जीवित सभी 20 बंधक को रिहा कर दिया है। वहीं इजराइल की तरफ से करीब 2000 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का काम शुरू हो चुका है। कई फलस्तीनी कैदी रेड क्रॉस को सौंपे जा चुके हैं। हालांकि 28 बंदियों के शव कब रिहा किए जाएंगे ये अभी साफ नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम पर ट्रंप की नजर बनी रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पहुंचे, लेकिन ट्रंप के एक बयान ने इजराइल को चिंता में डाल दिया। दरअसल इजराइल साफ कह चुका है कि जब तक हमास से सभी तरह के हथियार छीने नहीं जाते हैं तब तक गजा में उसकी कार्रवाई बंद नहीं होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को फिर से एकजुट होने और हथियार बंद होने की इजाजत दे दी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को पता है कि हमास गजा में फिर से हथियार जुटा रहा है। हमने भी कुछ समय के लिए उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी है। हम चाहते हैं कि जो लोग लौट रहे हैं वो सुरक्षित महसूस कर सके। हमास लंबे युद्ध के बाद व्यवस्था को बहाल करने की कोशिश कर रहा है। दुनिया को ये समझना होगा, उन्होंने 60,000 लोगों को खोया है। ये बहुत बड़ा बदला है। दरअसल हमास के हमले के बाद इजराइल ने 2 साल तक गजा में लगातार हमले किए। इनमें 67,000 फलस्तीनियों की जान गई। दूसरी तरफ ये युद्ध विराम कब तक कायम रहेगा, इजराइल की तरफ से आ रहे बयानों ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजरायली काट्स ने कहा है कि अब इजराइल की पहली प्राथमिकता गजा में हमास की सभी आतंकवादी सुरंगों को पूरी तरह से तबाह करना होगा।
इस अभियान का मकसद गजा की पूर्ण विसैन्यकरण और हमास के हथियार को निष्क्रिय करना है, जो गजा शांति योजना के तहत तय किया गया है। इजराइल साफ कर चुका है कि गजा में जब तक हमास से हथियार नहीं छीन लेगा तब तक वो गजा से अपनी सेना वापस नहीं बुलाएगा। ऐसे में सवाल बने हुए हैं कि कैदियों की अदला बदली के बाद कहीं इजराइल समझौते को न तोड़ दे। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लालू यादव राबड़ी एंड कंपनी के खिलाफ में चुनाव जब बिहार के एकदम सर पर हैं, तब कोर्ट ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले के आरोप उनके ऊपर तय कर दिए हैं। अब देखना यह है कि डबल इंजन से जूझने वाले लालू और उनके परिवार पर जब अचानक ही बीच राह में, चुनाव की बीच राह में कानूनी इंजन भी आड़े आ गया है, तो उससे वो अब कैसे बच पाएंगे, ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।